हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है ड्रामेटाइजेशन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान जो विषय होता है वह समाज के विभिन्न पक्षों को प्रदर्शित करता है। उसमें जो बच्चे हैं वो समाज के विभिन्न पक्षों के विषय में जानते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर पर्यावरण से संबंधित हो। तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सामाजिक विज्ञान के किसी प्रकरण या फिर प्रसंग या घटना या किसी व्यक्ति के चरित्र को दर्शाने के लिए कृत्रिम परिस्थिति में व्यक्ति घटना से संबंधित व्यवहार एवं भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्रेमचंद की कथाओं के आधार पर छात्रों को विभिन्न पात्रों के अनुसार भूमिकाएं प्रदान करना और उन पात्रों के संवादों को बोलकर कहानी के भाव को प्रदर्शित करना, तथ्यों को स्पष्ट करना, या फिर पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के संदर्भ में एक कहानी या नाटक तैयार करके बच्चों को अलग अलग भूमिकाएं देकर उसे प्रदर्शित करना, या फिर किसी काल की या फिर किसी राजा की शासन व्यवस्था या राजा के चरित्र के विषय में एक नाटक तैयार करके उसे प्रदर्शित करना। तो जो सामाजिक विज्ञान होता है, सृष्टि होता है, उसके कई तथ्यों पर नाटकीकरण किया जाता है। उसे प्रदर्शित करने का तरीका है, एक बहुत ही अच्छा तरीका है नाटकीकरण, जिससे छात्र उसके तथ्यों को अच्छे से समझ पाते हैं। आइए देखते हैं कि नाटक और या नाटकीकरण का क्या अर्थ है। तो नाटक जो शब्द है इसकी उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है अभिनय। अभिनय में व्यक्तियों द्वारा अपनी बोली, अपने हाव भाव, अपने शरीर के संचालन द्वारा किसी चरित्र के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है या फिर किसी घटना के वास्तविक स्वरूप को प्रदर्शित किया जाता है, और इसे ही हम नाटकीकरण कहते हैं। जैसे कि किताबों में जो चरित्र या फिर किसी घटना का वर्णन है, जब उससे संबंधित घटनाओं का प्रदर्शन अभिनय करके किया जाता है तो यही नाटकीकरण है। नाटकीकरण में छात्र किसी घटना की पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थात उस घटना से संबंधित जो भी तथ्य है उसे अभिनय करके दिखाते हैं। नाटक में विभिन्न छात्र विभिन्न व्यक्तियों की अलग अलग भूमिकाएं अदा करते हैं और अपने आप को ठीक उन जैसी परिस्थितियों में ही प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वास्तव में हुआ था या वास्तव में होता है। अब नाटक किसी एक व्यक्ति द्वारा तो होता नहीं है, नाटक में कई पात्र होते हैं, तो पात्रों की संख्या के आधार पर छात्रों को अलग अलग भूमिकाएं दे दी जाती हैं और छात्र अपने अभिनय द्वारा वास्तविक परिस्थितियों को दर्शाने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं नाटक के तत्वों की। तो नाटक के लिए एक स्टोरी का होना जरूरी है। स्टोरी होगा तभी तो उस पर नाटक किया जाएगा। और फिर जो दूसरी जरूरत है, दूसरा जो तत्व है वह है पात्र की, कि नाटक में कौन कौन से कितने पात्र हैं, उनकी भूमिका क्या है। तीसरा जो तत्व है वह है कथनोपकथन, वार्तालाप या संवाद। मतलब नाटक में जो भी पात्र होते हैं वो अपनी भूमिका के अनुसार अपने अपने डायलॉग्स बोलते हैं। और फोर्थ जो है वह है स्थान। अब नाटक करने के लिए एक निश्चित स्थान का, पर्याप्त स्थान का होना जरूरी होता है। और नंबर 5 है उद्देश्य। तो कोई भी नाटक किसी उद्देश्य से ही आयोजित किया जाता है, तो उस नाटक का क्या उद्देश्य है ये भी पहले से ही निश्चित होना चाहिए, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब हम देखते हैं कि नाटकीकरण की कितनी प्रणालियां हैं। तो कक्षा शिक्षण में नाटक की मुख्य रूप से 5 प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है व्याख्या प्रणाली, 2 है आदर्श नाटक प्रणाली, 3 है रंगमंच अभिनय प्रणाली या योजनाबद्ध नाटक, और 4th है कक्षा अभिनय प्रणाली या आशु अभिनय, और 5th है संयुक्त प्रणाली। तो अब हम संक्षिप्त में इसे समझेंगे। तो नाटक की जो पहली प्रणाली है या प्रकार है व्याख्या प्रणाली, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है।
इसमें शिक्षक नाटक के पात्र, घटनाओं, उनके चरित्र, भाषा शैली, भाव, सौंदर्य आदि पर ही स्वयं ही इस प्रकार से बोलते हैं जिससे कि नाटक के विभिन्न पक्षों का सौंदर्य एवं विशेषताएं छात्रों के सामने स्पष्ट हो जाए। मतलब जब शिक्षक किसी नाटक को पढ़ा रहे होते हैं तो जैसे पात्र जो बोलते हैं या फिर जो घटना होती है उसके अनुकूल वो इस तरह से कहें कि एक प्रदर्शन करते हैं, बोलकर अपने चेहरे के हाव भाव में प्रदर्शन करके अपनी भाषा शैली के द्वारा भाषा के उतार चढ़ाव के द्वारा कि नाटक का जो सौंदर्य है वो उभर कर सामने आता है। नंबर 2 है आदर्श नाटक प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक नाटक के पात्रों के अनुकूल भाषा में उतार चढ़ाव एवं भाव के साथ स्वयं ही नाटक का वाचिक अभिनय करते हैं। इससे छात्रों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही छात्र एकाग्र मन से शिक्षक की बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं और समझते हैं। मतलब छात्र बोलकर अभिनय करते हैं नाटक के पात्रों के अनुकूल। थर्ड है रंगमंच अभिनय प्रणाली या योजनाबद्ध नाटक। तो ये नाम से भी स्पष्ट है कि रंगमंच अर्थात किसी मंच पर ये नाटक किया जाता है और ये पूरी तरह से योजना बनाने के बाद किया जाता है। तो इस प्रणाली में नाटक का आयोजन योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। छात्रों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार पात्रों की भूमिका दे दी जाती है। छात्र पात्रों की भूमिका संबंधी जो भी संवाद होता है, जो भी बातचीत होती है, उसका अभ्यास करके याद कर लेते हैं और इसके बाद वो स्टेज पर सभी छात्र मिलकर निर्धारित तिथि और समय में नाटक का प्रदर्शन करते हैं। नंबर 4 है कक्षा अभिनय प्रणाली या आशु अभिनय। तो इस प्रकार के नाटक का आयोजन कक्षा में ही किया जाता है, क्लास में ही किया जाता है। इसमें शिक्षक पहले से ही कुछ छात्रों को एक एक पात्र का संवाद याद करने के लिए दे देते हैं और कक्षा में ही पात्रों के अनुसार छात्र वाचन करते हैं। जैसे नंबर 3 में है कि ये योजना बनाकर किया जाता है और छात्रों को पात्रों की भूमिका याद करनी होती है और फिर जो पात्र होते हैं उन्हीं के अनुरूप छात्रों का ड्रेस वगैरह साज सज्जा इत्यादि किया जाता है और तब फिर नाटक करते हैं। लेकिन इसमें क्लास में ही नाटक किया जाता है। जो भी टॉपिक पर नाटक करना हो उसकी तैयारी पहले से करने के लिए दे देते हैं शिक्षक और फिर क्लास में उस प्रकरण को पढ़ाते समय छात्र पात्रों के अनुसार अपने जो संवाद है उसे बोलते हैं। और नंबर 5 है संयुक्त प्रणाली। इसमें शिक्षक सबसे पहले स्वयं ही पात्रों के संवाद को बोलते हैं और उसके बाद छात्रों से पात्रों के संवाद का वाचन कराया जाता है। यह भी एक तरह का वाचिक अभिनय ही है। जैसा कि नंबर 1 था व्याख्या प्रणाली, वो भी वाचिक अभिनय था और ये भी एक वाचिक अभिनय है। मतलब इसमें शिक्षक बोलते हैं और छात्रों को एक तरह से कहे तो बोलना सिखाते हैं कि किस तरह से पात्रों का जो संवाद है उसे बोलना है, कि कैसी भाषा शैली होना चाहिए, कैसे हाव भाव होने चाहिए। अब हम देखेंगे कि नाटकीकरण के क्या उद्देश्य हैं। तो नंबर 1 है मानव स्वभाव का अध्ययन करना या फिर मानव स्वभाव की जानकारी। तो देखिए जैसे आप अगर कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो उसमें अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं तो आप जानते हैं कि हाँ मानव के स्वभाव कितने तरह के होते हैं। हर एक इंसान का स्वभाव अलग होता है। बस जो मूवी है या सीरियल है उसमें और जो नाटक होता है उसमें अंतर इतना ही होता है कि मूवी में कई सारे रीटेक होते हैं, एक सीन को दोबारा किया जाता है। लेकिन नाटक में क्या है कि पहले से तैयारी कर लेना, इसमें कोई रीटेक नहीं होता है, ये लाइव ही होता है। नंबर 2 है विभिन्न जीवन दर्शनों का ज्ञान देना। जीवन दर्शन मतलब दर्शन आपने पढ़ा ना कि दृष्टिकोण। तो समाज में किस तरह से लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है, सबके जीवन के प्रति दृष्टिकोण अलग अलग है, इसका ज्ञान देना। नंबर 3 है विभिन्न परिस्थितियों का ज्ञान कराना। मतलब जिस भी घटना या से संबंधित नाटक किया जा रहा है उसका ज्ञान कराना। कोई इतिहास की घटना को लेकर अगर नाटक किया जा रहा है तो उस समय की ऐतिहासिक स्थिति का ज्ञान कराना। 4 है संवाद या वार्तालाप की शिक्षा।
तो आप देखें कि बहुत सारे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्लास में बहुत ही कम बोलते हैं, टीचर को बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है कि वो बातचीत करें। तो जब अगर नाटक करवाया जाता है तो छात्र एक ही संवाद को बार बार याद करते हैं बोलकर, और फिर स्टेज पर भी जब वो बोलते हैं तो वो बात करना सीखते हैं, उनका हेजिटेशन दूर होता है बात करने से संबंधित। नंबर 5 है भावों को अभिव्यक्त करने की कला में निपुण बनाना। अब देखिए, दूसरे के कैरेक्टर के अनुसार अपने चेहरे, अपने आवाज़ सब में चेंज लाना ये मुश्किल होता है, इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो छात्र नाटक के द्वारा भाव को अभिव्यक्त करना भी सीखते हैं। 6 है स्वस्थ मनोरंजन करना। तो नाटक से शिक्षा तो दी ही जाती है, लेकिन इससे छात्रों का मनोरंजन भी होता है। और अंत में सामाजिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना। तो जब भी कोई नाटक प्रस्तुत किया जाता है तो इससे छात्रों को कई सामाजिक गुणों के संबंध में जानकारी मिलती है। और जब अगर नाटक के लिए छात्र तैयारी भी कर रहे होते तो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और फिर नाटक में कोई ना कोई, जो भी नाटक होता है उससे कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, मॉरल वैल्यू जो होता है वो पता चलता है। तो नाटक से सामाजिक और नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है। अब हम देखेंगे कि नाटकीकरण विधि के क्या लाभ हैं। तो नंबर 1 है नाटकीकरण से विषय शिक्षण रोचक, सरल एवं सरस बनता है। मतलब कि नाटक में तो सभी रुचि लेते हैं और नाटक से किसी व्यक्ति या घटना को समझना बहुत ही आसान हो जाता है और छात्र बहुत ही रुचि लेकर देखते हैं नाटक को और उस विषय को समझते हैं। नंबर 2 है नाटकीकरण से छात्रों में विषय के प्रति भी रुचि उत्पन्न होती है। तो हर समय क्लास में पढ़ते पढ़ते जो छात्र हैं वो बोर हो जाते हैं, तो अगर किसी एक टॉपिक पर कभी नाटक का आयोजन कर दिया जाए तो छात्रों को वो विषय और भी अच्छा लगता है। नंबर 3 है कि नाटक एक प्रकार का खेल ही है, इसलिए बालक नाटक को पसंद करते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि बच्चे को स्वभाव से ही खेलना अधिक पसंद होता है और नाटक भी एक तरह का खेल ही होता है, इसलिए ये इसे पसंद करते हैं। नंबर 4 है नाटक में संवादों को याद करने एवं प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के कारण छात्रों की स्मरण शक्ति मजबूत होती है। तो किसी चीज़ को बार बार याद करते हैं, वे अपने माइंड में एकदम उसे अपने मेमोरी में उसे डालते हैं, याद करके जो भी संवाद होते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, तो इससे उनका जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ता है। नंबर 5 है यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है, अर्थात इसमें उन्हें केवल मेंटली नहीं फिजिकली भी वर्क करना होता है, तो इससे वे एक्टिव बनते हैं। और 6 है छात्र बोलने, सुनने एवं संप्रेषण की कला में दक्ष बनते हैं। तो देखिए, जो नाटक में भाग ले रहे हैं वो बोलना सीखते हैं, जो देख रहे हैं दर्शक हैं वो सुनना सीखते हैं, और भाग लेने वाले जो छात्र हैं वे एक दूसरे से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सीखते हैं। नंबर 7 है यह विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें छात्र करके सीखते हैं। तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि छात्रों को करके सिखाना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। तो इसमें छात्र नाटक करते हैं और फिर उस तथ्य को सीखते और समझते हैं। नंबर 8 है यह विधि छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करती है। अब देखिए, उद्देश्य में था ना सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना, तो यह विधि छात्रों में सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास करती है, उन्हें आपस में सहयोग के साथ रहना सिखाती है, कार्य करना सिखाती है और फिर समाज के तथ्यों को भी सिखाती है। और जो नाटक होता है उसका तो कोई ना कोई उद्देश्य होता ही है, उससे कोई शिक्षा मिलती ही है, तो इससे उन्हें नैतिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। नंबर 9 है छात्रों में सहयोग की भावना विकसित होती है, अर्थात सभी मिलजुल कर इसकी तैयारी करते हैं तो वो सहयोग करना सीखते हैं। नंबर 10 है छात्र भाव को अभिव्यक्त करने की कला में दक्ष बनते हैं, अर्थात किस तरह से अपने भाव को एक्सप्रेशन के साथ बोले वो सीखते हैं। नंबर 11 है यह विधि सभी स्तर के छात्रों को शिक्षा देने के लिए उपयुक्त है। जैसे देखिए कि छोटे बच्चे, उनको पढ़ाने के लिए किसी टॉपिक पर नाटक
का आयोजन कर दिया गया, चाहे क्लास में या फिर स्टेज में। लेकिन आप देखें कि उच्च स्तर तक के बच्चे भी जब पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं नाटक का आयोजन जरूर करते हैं। अभी जैसे कि नेक्स्ट मंथ में आ रहा है 15 अगस्त, तो उस समय देशभक्ति से संबंधित नाटक लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि देश के प्रति प्रेम की भावना जागृत करना और फिर जो हमारे वीर हैं, जो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी प्राण गंवाई, उसे भी बताना। तो इस तरह से जो नाटक विधि है इसका प्रयोग हर एक स्तर पर किया जाता है। अब हम देखेंगे कि नाटकीकरण विधि के क्या दोष है, क्योंकि कोई भी विधि अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, उसके कुछ मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। अगर उसका ठीक से पालन किया जाए तभी सही रिजल्ट मिलता है। तो जो नंबर 1 है, सभी विषय एवं सभी प्रकरणों को नाटक के माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं है। तो अब देखिए, हर एक टॉपिक है, सबके ऊपर तो नाटक नहीं करवाया जा सकता है छात्रों को। कभी कभी कुछ प्रकरणों पर ही इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा है, यह विधि छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के छात्र अभिनय कला में दक्ष नहीं होते हैं। देखिए, छोटे कक्षा के जो छात्र होते हैं वो तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते। तो इसमें केवल शिक्षक ही जैसे कि वो था वाचिक अभिनय करके छात्रों को दिखा सकते हैं। छात्रों से नाटक करवाना मुश्किल होता है, और अगर छोटे बच्चों से नाटक करवाया भी जाए तो उनके संवाद को टीचर ही बोलते हैं। नंबर 3 है, इस विधि का प्रयोग करने में समय अधिक लगता है। मतलब क्लास में ऐसे पढ़ाना और एक नाटक करके पढ़ाने में बहुत टाइम लगता है। यह विधि खर्चीली है। तो अगर नाटक जो है वो स्टेज पे करवाया जाए तो इसमें बहुत खर्च भी लगता है। नंबर 5 है, सभी शिक्षक अभिनय विधि का प्रयोग करने में निपुण नहीं होते हैं। तो किस तरह से नाटक करवाना है या पढ़ाते समय जो सुनाना है, वाचिक अभिनय है, वो किस प्रकार से करना है, इसमें सभी शिक्षक कुशल नहीं होते हैं। और नाटकों का आयोजन करने में तो शिक्षक को और भी अधिक जानकारी होनी चाहिए, और उसमें और भी अधिक मेहनत लगता है कि नाटक के टॉपिक को, स्टोरी को चुनना, छात्रों को चुनना और उनसे संवाद बुलवाना इत्यादि के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका प्रयोग सभी शिक्षक नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे उन सावधानियों की या उन सुझावों की, अगर जिसका ध्यान रखा जाए तो नाटकीकरण के द्वारा भी शिक्षण का कार्य बहुत ही प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 है, नाटकों का चयन छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मतलब छात्र किस क्लास के हैं, वो कितना बोल पाएंगे, कितना एक्टिंग कर पाएंगे, इन सब को ध्यान में रखते हुए ही नाटक का चुनाव करना चाहिए। नंबर 2 है, नाटक के संवाद की भाषा सरल हो, मतलब कि बहुत ही साहित्यिक क्लिष्ट भाषा ना हो, जिससे कि छात्र आसानी से बोल सकें। थर्ड है, नाटक का आयोजन उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए नाटक का आयोजन नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 4 है, इस विधि का प्रयोग उन्हीं शिक्षक को करना चाहिए जो इस संबंध में जानकारी रखते हैं। मतलब कि जो शिक्षक होते हैं ना, ड्रामा के या फिर म्यूजिक के टीचर होते हैं, तो उन्हीं से इसका आयोजन करवाना चाहिए या फिर उनसे सहयोग लिया जा सकता है। नंबर 5 है, नाटकीकरण विधि का प्रयोग योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, प्लानिंग बना के करना चाहिए, जिससे कि जिस उद्देश्य से उसका आयोजन हो रहा है वह पूरा हो सके। नंबर 6 है, जो छात्र अभिनय में रुचि रखते हो उन्हें ही भूमिका देनी चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट नाटक में पार्ट लेना चाहते हो उन्हें ही देना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी छात्र को नाटक करवाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। नंबर 7 है, शिक्षक द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल इस पे नाटक करना है, आपको ये संवाद याद करना है, आप याद कर लीजिए और नाटक करना है, मतलब प्रदर्शन करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाटक करवाने के लिए जो भी संवाद दे उसे छात्रों को याद करवाना चाहिए, सुनना चाहिए, जहाँ कमी हो उसमें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, और इसके आयोजन से संबंधित भी उचित मार्गदर्शन टीचर को करना चाहिए।
और अंत में नाटक बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बहुत लंबा नाटक होगा तो बच्चे थक भी जाएंगे, ऊब भी जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही नाटक छोटा होना चाहिए, शॉर्ट हो, और जो भी जिस उद्देश्य से आयोजित किया गया हो वो उसे पूरा कर सके। तो इस तरह से कई दोषों के बावजूद भी नाटकीकरण विधि शिक्षण के लिए बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। अगर कुछ सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कई सारे विषयों के शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके मेथड में भी काम आएगा और कोर्स 4 में भी काम आएगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।